हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मीन्स क्या होता है? जब आप कोई भी प्रैक्टिकल करते हो, उस प्रैक्टिकल में जो भी चीज़ें यूज में आती है, आप उसको थ्योरेटिकल बहुत बड़ा लिखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कार्बन को बर्न किया। जब आप कार्बन को बर्न करते हो तो आप लिखते हो आपने कार्बन लिया, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने उसको गर्म किया, हीट दी, हीट देने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस पूरी प्रोसेस को आपने थ्योरी में राइट किया। लेकिन इसी थ्योरी को अगर हम कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो जब कोई भी केमिकल चेंज को या कोई भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल इक्वेशन को। मीन्स केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन होती है। तो केमिकल इक्वेशन को, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैग्नीशियम रिबन का एग्जांपल है। मैग्नीशियम रिबन को आपने रब किया, रगड़ा, और उसके बाद उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न करते हो, तो बर्न करने पर वो एक ब्राइट ब्राइट फ्लेम के साथ बर्न होता है और फिर एक ऐश बनाता है, एक राख बनाता है, वाइटिश पाउडर बनाता है। वो आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, MgO होता है। फॉर एग्जांपल, ये मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जैसे ही बर्न किया, तो बर्न करने के बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये आप लोगों के प्रोसेस एक लिखने का वे है। लेकिन अगर हम इसको सिंबल्स में लिखें, तो आपको पता है मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो Mg होता है, ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो O2 होता है। और जब आप एरो लगाते हो, इसका मतलब होता है कि रिएक्शन LHS से RHS की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर हम हीट के लिए जो डेल का साइन लगा देते हैं, और उधर मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो MgO होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जब हमने इस केमिकल जो पूरा प्रैक्टिकल था, आपने पूरे प्रैक्टिकल को जब अपने सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दिया, किसी केमिकल रिएक्शंस को एक सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दिया, तो उस रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो इसके दो पार्ट हैं आप लोगों के पास, LHS एंड RHS। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड होता है, उस लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंस होते हैं उनको बोला जाता है रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जब 2 और मोर रिएक्टेंट होते हैं, तो उनके बीच में एक प्लस का साइन लगा दिया जाता है, जो उसको एड करने का वर्क करता है। इसके बाद जो राइट हैंड साइड पर जो सब्सटेंस होते हैं, वो राइट हैंड साइड के सब्सटेंस या एरो के राइट हैंड साइड पे सब्सटेंस होते हैं, उनको प्रोडक्ट बोला जाता है। ये प्रोडक्ट जो होते हैं, अगर ज्यादा हो तो इनको भी प्लस से हम ऐड कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन जो होती है, उस केमिकल रिएक्शन में एक स्पेशलिटी होती है कि जो एरो होता है, एरो के दोनों साइड पर, एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स पर जो एटम्स होते हैं या फिर जो आपने एलिमेंट्स यूज में लिए हैं, उनका नंबर इक्वल होना चाहिए। मींस ये एक एक लॉ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। उस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने एक बीकर लिया, बीकर एक ग्लास का एक कंटेनर होता है, बीकर लिया, उस बीकर के अंदर आपने 1 kg शुगर और 1 लीटर वाटर डाल दिया। जब आपने स्टार्ट किया था, तो वाटर लिक्विड स्टेट में था और शुगर सॉलिड स्टेट में था। जब आपने उसको अच्छे से डिसोल्व कर लिया, डिसोल्व करने के बाद आपका जो कंटेनर था, बीकर था, उस बीकर के अंदर आपके शुगर का सॉल्यूशन बन गया। अब आप जब उसका वेट करोगे, स्टार्टिंग में आपने 1 लीटर और 1 kg का जो वेट किया, डिसोल्व करने के बाद जो सब्सटेंस बना उसके इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, जितना रिएक्टेंट आप यूज में लोगे प्रोडक्ट में, उतना ही वेट या उतने ही एलिमेंट या उतने ही एटम्स यहाँ पर आपको गेन होंगे। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे या कौन से लॉ पे डिपेंड होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मीन्स मास को
ना तो क्रिएट कर सकते हो, ना तो बना सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। केवल इसको वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो इन अ केमिकल रिएक्शन। मींस डेफिनेशन ऑल क्या हो जाएगी, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर आप ना तो मास को क्रिएट कर सकते हो, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ओनली कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको केमिकल इक्वेशन फॉलो करती है। मींस हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। मींस आप लोगों को जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उसको बैलेंस कैसे करना है ये अब हम आप लोगों को बताते हैं। आपको अगर लॉ पूछा जाता है तो आप लोग किस बेसिस पे बताओगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए जो रूल फॉलो होता है वो रूल होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है आप जब कभी किसी भी चीज को करने की कोशिश करते हो तो उस चीज को एकदम परफेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आप ट्रायल करते हो, कोशिश करते हो, और कोशिश करते 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 फिर आप लास्ट में जाके उसको परफेक्ट बनाते हो। यहाँ पर भी ऐसा है, जब आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो बैलेंस करते वक्त आपको पहले स्मॉल होल नंबर, मतलब कोशिश ये करनी है उसको बैलेंस करते वक्त आपको छोटे नंबर से बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए कैसे करते हैं देखिए, बैलेंस करने के रूल क्या क्या है। सबसे पहले आप लोगों को एलिमेंट्स को निकालना होगा, कौन कौन से एलिमेंट आपको यूज में लिए हैं। जैसे यहाँ पर अपन बात करें तो पहला एलिमेंट है मैग्नीशियम, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। ठीक है, जो एलिमेंट इधर होंगे ऑब्वियसली वो सारे एलिमेंट उधर होंगे, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम का नंबर केमिकल इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा है 1। इधर भी हम देखते हैं मैग्नीशियम का जो नंबर है कंपाउंड में वो कितना है 1। बट देखना आप लोग ऑक्सीजन का जो नंबर कितना है इधर 2, बिकॉज ओ के नीचे क्या लगा हुआ है 2, तो ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया 2। अब हमें यहाँ पर भी इसको 2 करना है, यहाँ तो सिंगल है तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। लेकिन 2 कैसे किया जाता है, आप लोग अगर यहाँ पर डायरेक्टली क्या करो, ओ के नीचे 2 लगा दो, हो गया बैलेंस, Mga ऑक्सीजन 2, इधर भी मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन 2। लेकिन ऐसा नहीं होगा, बिकॉज जब भी आप किसी भी केमिकल इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए जो नंबर लगाते हो उस नंबर को उस कंपाउंड के आगे लगाया जाता है, यहाँ पे लगाया जाएगा। ये जो आपने इसको कोएफिशिएंट या फिर इसको स्टोकियोमेट्री नंबर भी बोला जाता है, तो जो स्टोकियोमेट्री नंबर लगाया या जो भी आपने न्यूमेरिकल वैल्यू लगाई उस न्यूमेरिकल वैल्यू को आगे लगाया जाता है। अब उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, जब आप इस नंबर को आगे लगाओगे तो ये पीछे वाले सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 हो गए लेकिन मैग्नीशियम भी क्या हो गए 2 हो गए। अब आपको अब यहाँ पर देखते हो तो मैग्नीशियम कितने हैं आपके पास 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 2। इधर देखते हो तो मैग्नीशियम कितना था 1 और इधर कितना था ऑक्सीजन 2। आप इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, मैग्नीशियम को भी 2 करना पड़ेगा, तो मैग्नीशियम को 2 करने के लिए आप आगे क्या लगा दोगे 2। ठीक है, अब आप लोग देखना यहाँ पर इस इक्वेशन को जब आपने बैलेंस किया, आप एक बार इसको क्रॉस चेक करोगे, तो क्रॉस चेक करने के बाद देखना मैग्नीशियम का नंबर कितना है इधर 2, इधर ऑक्सीजन का नंबर कितना है 2, इधर भी देखते हैं मैग्नीशियम का नंबर कितना है 2 और ऑक्सीजन का नंबर कितना है 2। तो ये जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस, जो केमिकल इक्वेशन में अपन ने नंबरिंग लगाया और इधर के एलिमेंट्स मतलब रिएक्टेंट के एलिमेंट और प्रोडक्ट के एलिमेंट जो दोनों को इक्वल किया, इस प्रोसेस को बोला जाता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट ऑलवेज बी इक्वल, दिस प्रोसेस इज नोन एज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब आप लोगों को अब आप लोग ये, बिकॉज मैंने बताया हिट एंड ट्रायल मेथड है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, when we balance chemical equation we must use smallest coefficient number। ठीक है, मतलब जब हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर यूज में लेना है, ऐसा नहीं। एक एग्जांपल बताता हूं आप लोग जिसमें समझोगे। हमने यहाँ पर एक बहुत इजी सा एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, वाटर फॉर्मेशन H2+O2। ठीक है, इससे बनता है आपके H2O, वाटर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कितना है
2, ऑक्सीजन का नंबर कितना है 2, ठीक है। इधर देखो हाइड्रोजन का नंबर कितना है 2, बट ऑक्सीजन का नंबर कितना है 1। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए मैंने बोला था नंबर लगाना है बट आगे लगाना है, तो हम H2O के आगे नंबर लगा देते हैं 2H2O, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए देखना, मैंने कहा था मल्टीप्लाई होगा, तो 2 तो ऑलरेडी थे, अब 2 × 2 हाइड्रोजन कितने हो गए 4, और ऑक्सीजन तो आगे 2 लगने पर क्या रहे 2 ही रहे, ठीक है। अब हमें इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन को देखते हैं, इधर 2 और इधर 4, तो इधर भी 4 करना पड़ेगा। अब 4 करने के लिए आपने तो है ही नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो या हाइड्रोजन के नीचे 4 लगा दो, नहीं, आपको कहाँ लगाना पड़ेगा 2 आगे लगाना पड़ेगा, 2 2 जा 4, और इधर भी कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, ऑक्सीजन इधर भी 2 थे और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, ठीक है। ये आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ये मैंने स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट से किया है, बट आप लोग देखिए इसको बैलेंस ऐसे भी किया जा सकता है, अगर मैं इसको 4 कर दूं, इसको 2 कर दूं और इसको 4 कर दूं, ठीक है। देखो बैलेंस है 4 2 जा 8, हाइड्रोजन कितने हैं इस साइड में 8, ऑक्सीजन कितने हैं 2 2 जा 4, ठीक है। इधर देखिए हाइड्रोजन 4 2 जा 8 और ऑक्सीजन कितने हैं आगे 4 लगा हुआ, तो 4 × 1 4, बैलेंस तो है, हाइड्रोजन इधर भी 8 है, इधर भी हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, होना तो ये भी बैलेंसिंग है, तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। बट हिट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग है, बिकॉज ये स्मॉल नंबर से हो सकता था, फिर हम इसको बड़े नंबर से क्यों बैलेंस करें, बिकॉज हमने यहाँ पे स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं लिया है, इस वजह से बैलेंस होते हुए भी ये केमिकल इक्वेशन रॉन्ग होगी, बिकॉज दिस इक्वेशन इज नॉट फॉलो द रूल ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो हम केमिकल इक्वेशन को स्मॉलेस्ट होल नंबर से बैलेंस करते हैं। केमिकल इक्वेशन के बारे में कुछ जानकारी और करते हैं, तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जब भी आप लोग यहाँ पे रिएक्टेंट लिखते हो, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लिखा H2 + O2 और यहाँ पर एक एरो लगाया जाता है, तो सिंगल एरो होता है, तो इसका मतलब होता है केमिकल रिएक्शन ऑलवेज रिएक्टेंट टू कहाँ जाएगी प्रोडक्ट जाएगी, मीन्स इसका मूवमेंट कहाँ पर होगा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। बट कभी कभी यहाँ वन साइडेड डबल एरो लगाया जाता है, ठीक है, इधर भी एरो इधर भी एरो, इसका मतलब है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, तो प्रोडक्ट से अगेन रिएक्टेंट का फॉर्मेशन भी हो सकता है, जैसे आइस में होता है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो सकता है एंड वाटर अगेन आइस में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब ये रिएक्शंस रिवर्सिबल होती है, दोनों डायरेक्शन में मूव करती है, इस वजह से इस एरो को जो एरो होता है सिंगल एरो से चेंज होकर डबल एरो हो जाता है। नेक्स्ट है, कोई भी केमिकल इक्वेशन जब होती है तो उसको इंफॉर्मेटिव बनाया जाता है। इंफॉर्मेटिव का मतलब हमें ये पता लगे जो केमिकल रिएक्शन हमने लिखी है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस है। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के साथ साथ उसकी अगर फेज को बताया जाए, उसकी स्टेट को बताया जाए, तो उस प्रोसेस से वो केमिकल रिएक्शन इंफॉर्मेटिव हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के H2 + O2 एरो H2O, N2 + H2 एरो NH3, Fe + O2 Fe2O3, ठीक है, H2SO4 + ZnSO4 + H2, ये मैंने कुछ केमिकल इक्वेशन लिखी है। अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन जो होता है गैसियस फॉर्म में होता है, तो गैसियस फॉर्म को शो करने के लिए हम ब्रैकेट में नीचे G लिख देंगे, स्मॉल g। आप लोगों को अगर लिक्विड स्टेट है तो L राइट कर देंगे, अगर आप लोगों के सॉलिड स्टेट है तो S राइट कर देंगे, और अगर आपके एक्वस में है तो AQ राइट कर देंगे। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एक्वस? एक्वस का मीन्स क्या होता है, when any substance in the soluble form of water के अंदर अगर वो soluble form में है तो उस solution को क्या बोल दिया जाता है, aqueous form बोल दिया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैलेंस करते हैं, इंफॉर्मेटिव बनाते हैं इसको, तो हाइड्रोजन क्या होती है गैस, तो हम इसके नीचे G राइट कर देंगे। ऑक्सीजन क्या होती है गैस, तो हम इसके अंदर इसके नीचे G राइट कर देंगे।
और H2O जो होता है वो लिक्विड स्टेट में आता है, तो इसको L राइट कर देंगे। नाइट्रोजन भी गैस, हाइड्रोजन भी गैस, और अमोनिया जो होती है वो भी गैस। या फेरस आयरन जो होता है, आयरन होता है सॉलिड स्टेट में, और गैस जो ऑक्सीजन जो होती है गैसेस स्टेट में। इससे बनने वाला फेरिक ऑक्साइड जो रस्टिंग के जैसा होता है, रस्ट जो होता है, जंग, वो क्या होता है सॉलिड स्टेट में। पाउडर को भी सॉलिड स्टेट में ही लिखना है आप लोगों को। इधर बात करें H2SO4, एक चीज नोटिस में रखना, जो भी एसिड होते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो भी एसिड्स होते हैं वो एक्वस में ही अपनी केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। इस वजह से मतलब वाटर होगा तो ही केमिकल रिएक्शन शो करेंगे, इस वजह से यहाँ पे AQ राइट किया जाता है। Zn जिंक, जिंक सॉलिड स्टेट में होता है। ZnSO4 बिकॉज सॉल्यूशन बना है, अब वाटर के अंदर ही सॉल्यूशन बना है, इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा एक्वस, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा गैस। तो आप लोग इसको इंफॉर्मेटिव बना सकते हो रिप्रेजेंट करके उनकी फिजिकल स्टेट को, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस। इसके बाद एक चीज और होती है, आप लोग जब किसी भी टेम्परेचर को, प्रेशर को, या फिर जो उसको बाहर से आपने कैटेलिस्ट दिया है, कोई भी अदर सब्सटेंस दिया है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ एरो के पास लिख देते हो। जैसे आप लोगों ने एक रिएक्शन लिखी, आप लोगों ने C2H2 प्लस H2 और यहाँ पे लिख दिया CH3। ये केमिकल रिएक्शन है जिससे वेजिटेबल ऑयल, डालडा घी बनाया जाता है, उसका है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन है। तो यहाँ पर जो एरो होता है, इस एरो के ऊपर हमने जो भी कैटेलिस्ट, या कैटेलिस्ट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस अगर किसी केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते या फिर डिक्रीज करते, the substance which increase or decrease the rate of reaction is known as catalyst। तो यहाँ पर कैटलिस्ट की फॉर्म में आपके निकल यूज में लिया, क्या यूज में लिया निकल, तो वो जो कैटलिस्ट यूज में लिया उसको कहाँ पे राइट कर दिया अपन ने एरो के ऊपर। अगर यहाँ पे कोई टेम्परेचर लिखा जाता है, जैसे हमने लिख दिया 373 केल्विन टेम्परेचर, तो उसको भी एरो के पास रखा जाता है। अगर आपने एटमॉस्फेयर राइट किया, जैसे 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर आपने यहाँ दिया, या आपने 170 बार एटमॉस्फेयर प्रेशर आपने दिया, तो उस प्रेशर को भी आप लोग यहाँ पे राइट कर दोगे। टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटेलिस्ट और अदर जो भी आप लोग उसको कंडीशन अवेलेबल करवाते हो, उस कंडीशन को यहाँ पे लिखा जाता है। एरो के पर राइट कर सकते हो या नीचे राइट कर सकते हो। के बाद होता है नेक्स्ट, अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जो मतलब कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो केमिकल रिएक्शन के बाद वेपराइज हो जाएगा या ऊपर निकल जाएगा, तो उसके लिए हम पीछे एक अपवार्डली एरो लगा देते हैं। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस है, जैसे ही रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस वेपराइज हो जाएगी, अपवार्डली मूव कर जाएगी, तो हमने यहाँ एक एरो लगा दिया, अपवार्ड एरो, ठीक है। अब जो केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जहां पर एनर्जी इवॉल्व होती है, और कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसको एनर्जी गेन करना होता है। तो मीन जब कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर से एनर्जी निकले तो ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और अगर किसी के अंदर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी गेन हो, अंदर आए, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आप लोगों को इसके बारे में आज में डिटेल से बताएंगे। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एक और वीडियो आप लोगों के पोस्ट किया जाएगा यूट्यूब चैनल पे, आपके यूट्यूब चैनल विजय मिलिंद पे, तो आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।